हेलो, मैं अभय चौधरी। आज इस मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट के तहत आज कुछ पॉलिटी के अहम विषय के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। और सर्वप्रथम मैं अगर बात करूं संविधान का एक अहम पूरा का पूरा जितने भी संविधान में संशोधन हो चुके हैं आज तक 103 संविधान में संशोधन हो चुके हैं। और 103 संविधान संशोधन होने के नाते पूरा का पूरा जो संविधान है एक बहुत ही इसलिए बोला जाता है कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है, क्योंकि इतने ही हम संविधान में संशोधन हो चुके हैं कि इसको पढ़ना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होगा। और जो इम्प्लीमेंटेशन है, अगर देखा जाए संविधान में संशोधन सर्वप्रथम देखा जाए तो संविधान में संशोधन के बारे में अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम अनुच्छेद 368 जो कि संविधान में संशोधन के बारे में चर्चा करता है, वो इस बारे में बताता है कि संविधान में जो संशोधन करने की शक्ति है वो संसद के पास है। मतलब संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें अगर साधारण किसी व्यक्ति से अगर पूछ लिया जाए कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है तो 3 प्रकार ही बताएगा। साधारण बहुमत 50% प्लस 1, मतलब संविधान जो हमारे मेंबर हैं हाउस जो भी लोकसभा राज्यसभा में 50% प्लस 1 संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे काउंट नहीं किया जाएगा। हालांकि अगर साधारण पूछा जाए कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है तो हम 3 प्रकार बताएंगे। लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए कि आर्टिकल 368 के अनुसार संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है तो हम बताएंगे 2 प्रकार। 2 प्रकार वो ये दोनों है। ये आर्टिकल 368 के अंतर्गत इसको काउंट नहीं किया जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इसको काउंट नहीं किया आर्टिकल 368 के अनुसार। ये दोनों जो है इसको अनुच्छेद संविधान संशोधन के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। जितने भी हम संविधान में संशोधन आज तक देखे हैं, 103 संशोधन, उसमें ये दोनों का बहुत ही अहम महत्व है। और सर्वप्रथम अगर साधारण बहुमत तथा उपस्थित और मतदान, मतलब हाउस अगर सेशन में होती है, सबसे प्रथम हम सेशन के बारे में बताते हैं कि जो हमारी मतलब लोकसभा और राज्यसभा है, हमारी संसद है लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा अगर साधारण बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले बहुमत से किसी भी विधेयक को पारित कर देती है और तो उसे अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन माना जाएगा। और 2/3 मेजोरिटी ऑफ पी एंड वी, मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग, यहाँ पे लिखना चाहिए था पी एंड वी, मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जितने भी 2/3 मेजोरिटी, मतलब हाउस में जितने भी लोग प्रेजेंट हैं और प्रेजेंट के होने के बावजूद अगर वोटिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी होते हैं कि जितने भी हाउस में मेंबर होते हैं प्रेजेंट होने के साथ वो वोट नहीं करते, उसका कोई अपना राय होता है, प्रेजेंट के साथ भी वोट भी कर रहे हैं तो 2/3 मेजोरिटी प्लस इसमें हाफ जो हमारे स्टेट्स हैं 29 स्टेट में आधे स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये संविधान में संशोधन करने का प्रक्रिया के बारे में हमें बताया। अगर देखा जाए एक एग्जाम्पल प्रमुख संवैधानिक संशोधन, हालांकि मैंने 2 ही यहाँ पे लिखा है तो इसी के माध्यम से अगर समझ लें कि जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था वो हमारा 1951 में हुआ था। और हमें पता होना चाहिए कि जो 1951 का जो काल था वो सर्वप्रथम इस समय प्रथम आम चुनाव हुई थी। देश का जो प्रथम लोकतंत्र का स्थापना हुआ था वो इसी एरा में हुआ था। 1951-52 में हमारा प्रथम आम चुनाव हुई थी और इसकी वजह से, और इससे पहले ही 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो चुका था। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हो चुका था। हालांकि 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ था। आंशिक रूप कहने का मतलब ये है, आंशिक रूप कहने का मतलब ये है कि संविधान में उस समय मात्र 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। जो मूल संविधान है, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभक्त और 8 अनुसूचियाँ थी। हालांकि आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि 26 जनवरी इसका एक अपना अहम इस डेट, जो ये डेट इसलिए डिसाइड किया गया क्योंकि जो भारत है वो 1900 सर्वप्रथम अगर देखा जाए इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। इस डेट का ऐतिहासिक महत्व ये है कि जो 26 जनवरी है, 26 जनवरी 1930 को देश ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। और इससे पहले एक कांग्रेस का सेशन हुआ था, लाहौर सेशन के अनुसार जो 26 जनवरी 1930 को देश ने अपना सर्वप्रथम
प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में पूर्ण स्वराज घोषित किया था। और पूर्ण स्वराज घोषित के बावजूद ये जो इस डेट का ऐतिहासिक महत्व समाप्त ना हो जाए, इसलिए इस डेट को न लेके हमने इस डेट को लिया, और इस डेट के अनुसार ही संविधान में जो पूर्ण रूप से इसको जितने भी आर्टिकल है वो लागू कर दिया गया। इसलिए उस डेट का महत्व कम ना हो जाए, इसलिए 26 जनवरी 1950 को पूरा का पूरा संविधान एक फ्रेमवर्क होके लागू इम्प्लीमेंट हो चुका था। अगर देखा जाए 26 नवंबर आंशिक रूप से लागू हुआ था, इसमें मात्र 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। प्रथम संविधान संशोधन के बारे में हम बात कर रहे थे तो संविधान सभा द्वारा किया गया। हालांकि अगर देखा जाए तो इस समय हम जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा है, लोकसभा अस्तित्व में आई थी 1951 के बाद। 1952 में प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर साहब थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो गणेश वासुदेव मावलंकर हमारे जो लोकसभा का, इसको जनक भी बोला जाता है कि लोकसभा का जनक बताइए कौन है, तो ये जीवी मावलंकर साहब है। हालांकि इससे पहले जो एक देखा जाए कि जो संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हमारे वयोवरिष्ठ संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा किया गया था। चूँकि वो संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे और इसलिए उन्हें प्रथम अधिवेशन को अध्यक्षता करने मौका मिला। और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान की दूसरी बैठक होती है, संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, और उस दूसरी बैठक में जो अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। चूँकि उसके बाद अगर देखा जाए तीसरा सेशन संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है। और 13 दिसंबर 1946 में उस डेट का भी एक अपना अहम महत्व है। उस डेट के महत्व को अगर देखा जाए तो उस डेट में 13 दिसंबर 1946 को उस डेट में चूँकि एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। और वही उद्देश्य प्रस्ताव जो कि वर्तमान में हम प्रस्तावना देखते हैं, प्रस्तावना वही उद्देश्य प्रस्ताव का ही आधार है वो प्रस्तावना, क्योंकि उस उद्देश्य प्रस्ताव में पंडित जवाहरलाल नेहरू में बाकायदा प्रावधान किया था कि उस उद्देश्य संविधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए, और संविधान निर्मात्री जितने भी थे संविधान निर्माता, उनका जो आत्मा है, उनका जो विचार है वो खुलकर प्रकट हो, वही उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान में प्रस्तावना के नाम से जानी जाती है। और अगर देखा जाए प्रथम संविधान संशोधन, तो जहाँ तक लग रहा होगा कि संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है, हालांकि मैंने 368 के अनुसार पहले बताया कि संसद को प्राप्त है, लेकिन ये जो प्रथम संविधान संशोधन है वो संसद ने नहीं की। तो प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि आखिर संसद ने नहीं की, तो प्रश्न ये उठता है कि ये संविधान संशोधन आखिर कौन किया। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो संविधान सभा द्वारा किया गया ये संविधान संशोधन, ये उसी संविधान सभा द्वारा किया गया जो संविधान निर्माण का भी कार्य कर रही थी, प्लस संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी। चूँकि हमें पता होना चाहिए कि जो 1947 से 1950 का जो एरा है, इस समय संविधान का निर्माण का कार्य चल रहा था इस समय। तो संविधान निर्माण के समय हालांकि एक एक्ट है भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार इन 3 वर्षों में हमारा जो शासन देश चल रहा था, देश की जो कानूनी व्यवस्था थी वो इसी कानून के आधार पर चल रही थी। और मैंने बता दिया कि संविधान में संशोधन जो हमारी वर्तमान में संसद है उसके द्वारा नहीं करके ये संविधान सभा द्वारा किया गया। मतलब एक तरफ तो 1947 से 50 में के जो काल है, इसमें एक तरफ तो संविधान निर्माण का कार्य चल रहा था, 2 सीटिंग में बांट दिया गया था, पूरे संविधान सभा को 2 सीटिंग में बांट दिया गया था। प्रथम सेशन जो था वो संविधान निर्माण का कार्य कर रही थी, और जो शाम वाला सेशन होता था उसमें बाकायदा संसद के रूप में कार्य किया जाता था। मतलब कानून जितना भी पारित होता है, कानून के रूप में जो भी पारित होता है उस संसद के रूप में कार्य किया जा रहा था। तो देखा जाए अगर 7वां ये मैंने बता दिया कि यहाँ पे प्रश्न ये आएगा कि जो प्रथम संविधान संशोधन है वो क्या संसद के द्वारा किया गया था, तो हम बोलेंगे कि नहीं, संसद के द्वारा नहीं किया गया, बाकायदा यह संविधान सभा के द्वारा किया गया, जो संविधान निर्माण का भी कार्य कर रही थी प्लस संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन के द्वारा देखा जाए 1956 में किया गया। एक राज्य के राज्यपाल को एक ही राज्य का जो राज्यपाल है, जैसे बिहार का कोई राज्यपाल है तो उसे झारखंड या किसी अन्य राज्य के राज्यपाल के रूप में उसे कर्तव्य निर्वाह किया जा सकता है। हालांकि उसका जो सैलरी है या वेतन और भत्ता है
वो अलग अलग राज्य में डिवाइड कर दिया जाएगा कि हाँ जैसे 3 स्टेट उसको सौंप दिया गया, 3 स्टेट का किसी राज्यपाल को सौंप दिया गया, तो वो तीनों में डिवाइड कर दिया जाएगा कि हाँ ये इनके द्वारा ये किया जाएगा। ठीक है, तो मैं आज यही बताने का प्रयास किया। हालांकि यहाँ पे ये एक्स्ट्रा चीज़ है, वो टॉपिक से अलग है, टॉपिक से हट के है थोड़ा सा, लेकिन अगर देखा जाए कि लोकसभा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बिल के बारे में। तो बिल होता क्या है? बिल मतलब होता है विधेयक। विधेयक का मतलब है कि कोई भी कानून बनने से पहले या विधि बनने से पहले जिस अवस्था में रहती है उसे विधेयक बोला जाएगा। कोई भी कानून बनने से पहले जो संसद में जिस अवस्था से गुजरती है उसे ही विधेयक बोला जाता है। और देखा जाए बिल के बारे में तो ऑर्डिनरी बिल यानी साधारण विधेयक, मनी बिल यानी धन विधेयक, फाइनेंस बिल यानी वित्त विधेयक। तो ऑर्डिनरी बिल के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो यहाँ पे अगर ऑर्डिनरी बिल के बारे में यहाँ पे लिख दिया जाए तो ऑर्डिनरी बिल ये है हमारी लोकसभा, ये है राज्यसभा, ये है प्रेसिडेंट। मतलब ये संसद का जो संगठन है, पूरी कंपोनेंट है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हालांकि ये जो ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल को अगर लोकसभा में लाया जाता है, हालांकि ऑर्डिनरी बिल को किसी भी हाउस में पहले लाया जा सकता है, या तो आप लोकसभा में, राज्यसभा में लाओ ऑर्डिनरी बिल को, या तो आप सर्वप्रथम लोकसभा में लाओ ऑर्डिनरी बिल को। अगर लोकसभा में लाते हैं तो साधारण बहुमत से इसको पारित करना होता है, और साधारण बहुमत से मतलब 50% + 1, मतलब हाउस का जो कैपेसिटी है उसके, या देखा जाए 245 अगर है लोकसभा का कैपेसिटी। हेलो, हेलो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आप अपने जिंदगी में बेहतर प्रदर्शन करने की दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे। मेरा नाम चंदन मिश्रा है और आज हम मेरी विद्या वंदना प्ले करके अपने जो फैकल्टी मेंबर्स होंगे या फिर जो कोर टीम मेंबर्स होंगे जो कि इस पैनल डिस्कशंस में आएंगे, क्लासेस में पार्टिसिपेट करेंगे। एक हमने ड्रेस कोड के बारे में बात की थी जिसको लेकर के मिस्टर अभय चौधरी ने ड्रेस का कलर फाइनल किया था, और आज हम उस चीज को लेकर के साथ में आपके हैं। मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट ckmishra.com पे आप इसकी डिटेल्स को देख सकते हैं। और अभी जो हमारे 21 डे का पायलट बैच स्टार्ट हुआ है मुखर्जी नगर में सांख्य आईएएस और आस्था आईएएस के साथ मिलकर के, आज उसका एक सेकंड क्लास हुआ था जिसमें कि मिस्टर अभय का एक वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है। इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी है, एक खुद तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया है कि किस तरीके से हम पॉलिटी को लेकर के सेल्फ स्टडी करते हुए अपना परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं। वो वीडियो आपके पास कुछ घंटों में अवेलेबल होगा अपने यूट्यूब चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। साथ में हमारे मयूर सागर जी आएंगे, फिर उसके बाद हमारी बात हुई है पंकज सिंह जी से जिनका कि काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है, और भी अच्छे लोग जो कि अच्छे स्टूडेंट्स हैं। उन सबको ये एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि वो आ करके अपने नॉलेज, अपने स्किल्स को आपस में डिसेमिनेट कर सकें और एक अच्छे कल्चर का निर्माण कर सके, ताकि देश के जो भावी सिविल सर्वेंट्स बने उनके अंदर वो एथिकल वैल्यूज हो और शुरुआत से ही वो सारे पर्सनालिटी ट्रैट्स उनके डेवलप हो, ताकि जो उनसे एक डिमांड की जाती है इंटरव्यू के दौरान वो सारा चीज पूरा हो सके। आपका मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट के इस परिवार में स्वागत है। आइए अभय जी से कुछ जानते हैं। अभय जी, आप इस प्रोजेक्ट में कब और कैसे जुड़े, अभी तक का क्या अनुभव है और आगे की क्या रणनीति है आपकी? सर्वप्रथम अगर देखा जाए सर, इस जो मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट है, इसके माध्यम से अगर देखा जाए तो मैं शुरुआत में एक
आप जब आए थे टेम्पलेट। पहली बार मुलाकात हुई थी, पहली बार जानकारी मिली थी, तब क्या लगा था? फिर आए तो तब क्या सर किया? शुरुआत में जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो उसमें मैंने अपने अनुभवों को शेयर करना चाहता हूँ कि जो मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो शुरुआत में जो भी मैंने प्रश्न को सॉल्व किया, तो जब शुरुआत में 10-15 प्रश्न सॉल्व किया, तो उसके माध्यम से उसके बाद के जितने भी प्रश्न को सॉल्व किया तो हमें अनुभव हुआ कि जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसमें थोड़ी सी स्पीड आई और जो व्यक्तित्व है उसका बेहतर तरीके से उसमें ये देखने को मिला। और इसमें और क्या क्या अभी तक आपकी भागीदारी रही है? कितना आपको अनुभव लगा, क्या लगा? अभी तक सर अगर देखा जाए तो यहाँ पर चूँकि मैं दूसरी या तीसरी बार यहाँ पे बोर्ड पे प्रेजेंटेशन के लिए आया हूँगा, लेकिन शुरुआत में जब लग रहा था तो शुरुआत में थोड़ा सा डर लगा, लेकिन अब थोड़ा अनुभव फील हो रहा है कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। और इसमें एक जिम्मेदारी का एहसास है Yes, sir. कि हमें सिर्फ पढ़ करके उसको मन में ही नहीं रखना है, उसको एक्सप्लेन करना है। Yes, sir. और वो भी कैमरे के सामने, ताकि बाद में आप खुद ही देख पाएंगे और जो लोग देखेंगे बच्चे लोग, उनके लिए सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। इसकी जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी, Yes, sir. एथिक्स, इंटीग्रिटी, Attitude. एटीट्यूड, उसको इन प्रैक्टिस में लाने की बात हुई है कि हम लिटरेरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस तरीके से चीज़ों को हम बेहतर तरीके से करेंगे। Yes, sir. थैंक यू अभय जी। Yes, sir. Thank you, और sir. साथ में हमारे अभी हैं एक अब्दुल कलाम जी। अब्दुल कलाम जी के साथ भी हम बात जुड़ेंगे। इनका नाम बड़े सम्मान के साथ लेने लायक है। हमारे देश के जाने माने राष्ट्रपति जी ने, जिन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित की है। कैसे एक समुद्र के किनारे तट पे छोटा सा लड़का जो पेपर बाचा करता था अपने मेहमान जी के साथ, वो पेपर बांटने वाला लड़का किस तरीके से देश का राष्ट्रपति बना है, उस नाम को हमेशा सम्मान से ही लिया जाना चाहिए। कुछ जज्बा मुझे लगा। हमारी मुलाकात हुई अब्दुल कलाम जी से, जो कि यहाँ मुखर्जी नगर में तैयारी करते हैं खुद, और इन्होंने सबसे पहले हमारे साथ जो बात विचार हुई, जो हमारा चर्चा डेवलपमेंट हुआ जॉब को लेकर के, लेकिन इन्होंने अपनी पढ़ाई की इच्छा जताई। मैंने इनसे कहा कि आप पढ़िए। इन्होंने अपना उत्साह जगाया और तब से मिलकर के आज दूसरी या तीसरी के साथ 2-3 इनके मित्र भी आए हैं घूमने के लिए, लेकिन वो तो अलग बात हो गई। लेकिन इनका जो अनुभव अपना रहा है इस मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट के साथ आज तक, वो आइए जानते हैं अब्दुल कलाम जी से इनका क्या मिशन विजन है, क्या चाहते हैं, कैसे बदलाव लाना चाहते हैं। सर एक्चुअली मैं अपने देश के अंदर सर्वप्रथम ये चाहता हूँ, राइट ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो मध्यवर्गीय परिवार के स्टूडेंट्स हैं, मैं ऐसे बच्चों को ब्यूरोक्रेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा लाना चाहता हूँ। और इस योजना को लेके मैं एक्चुअली NGO सांख्या IAS अकेडमीज है और आपका एक प्रोजेक्ट से लेकर चल रही है। तो उनका ध्येय सिर्फ यही है कि देश में जितने भी मतलब गरीब से गरीब परिवार के विद्यार्थी हैं और जो ज़्यादा से ज़्यादा फीस ना देके किसी कोचिंग में, सिर्फ हमारे सांख्या IAS अकेडमी में एडमिशन लीजिएगा और कहीं हद तक आपको बिल्कुल निःशुल्क एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। और ये भारत में एक बहुत बड़ी बात है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि सांख्या IAS अकेडमी ऐसे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देके देश में उनको आगे बढ़ने की योग्यता देने के उपरांत उनको आगे बढ़ने का उत्साह देती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और आगे आपकी जो भागीदारी होगी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा चीज़ों को लेकर के। आज हमारे साथ दोस्तों एक और नई रिसेंट डेवलपमेंट है कि हिमाचल प्रदेश के शिमला से एक अच्छे एजुकेशनिस्ट जिन्होंने मनोविज्ञान में अपनी PhD के लिए अभी अपने पेपर को सबमिट किया है, उनकी मुलाकात हुई थी हमारे अब्दुल कलाम जी से। आज वो हमारे मित्र हमारे बीच में हैं। तो आइए हम उनको पहले साथ में इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे अपने इस टी-शर्ट लॉन्च के अवसर पे। और हम सर से चाहेंगे कि सर आइए और हम लोगों के बीच में थोड़ा अपना एक विजन को रखिए कि आप क्या और कैसे चाहते हैं। आइए प्लीज सर। हेलो नमस्कार, मैं आज़ाद साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और मेरी एक बुक आने वाली है कश्मीर पे। कश्मीर के हालात क्या हैं, तब क्या थे अब क्या हैं, उस पर हमने एक बुक लिखी है। अभी अगस्त में उसकी लॉन्चिंग है। उसके बाद हम एक खुद का IAS अकेडमी ओपन करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम इन लोगों से थोड़ा मिलने आए थे कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए और एक IAS कैसा होना चाहिए, उसको IAS कैसे बनाया जाए, उन सब के लिए हम मिश्रा जी से टाइप के लिए मिलने आए थे। और ये अब्दुल कलाम जी ने हमें यहाँ पे मिलवाया। इन लोगों से मिल के बहुत अच्छा लगा और इनके मिशन को सलाम है कि इनका जो मिशन है गरीब बच्चों के लिए, मध्यम वर्गीय बच्चों के लिए, वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ये सब इनके साथ मिल के काम करने में काफ़ी अच्छा होगा। और आज हमारी पार्टनरशिप अभी हो रही है कि हम साथ मिल करके इस प्रोजेक्ट को हिमाचल प्रदेश में भी लॉन्च कर रहे हैं। हम आएंगे आपके यहाँ भी एक टीम ऑफ एक्सपर्ट को लेकर के
आप हमारे साथ जुड़िए और सर का हम स्पेशली स्वागत करना चाहेंगे। इनके जुड़ने से हमारे प्रोजेक्ट में एक नई जान आएगी और सर के माध्यम से जो मनोविज्ञान से रिलेटेड जो कंटेंट एंड कॉन्सेप्ट हैं वो हमें जानने समझने का मौका मिलेगा और यह प्रोजेक्ट हिमाचल के बच्चों के बीच में भी जा पाएगा। तो आज की जो अगली प्रेजेंटेशंस होगी हमारे क्लासेस की, उसकी वीडियोस भी आपके पास भेजी जाएंगी। यह अभी का एक छोटा सा रिसेंट डेवलपमेंट था जो हमने आप लोग के सामने साझा किया है और आपको इस प्रोजेक्ट की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके जो भी सुझाव हैं, जो भी सुधार की सलाह है वो आप हमसे साझा करेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी आपके सुधार को, आपके सुझाव को अपना करके बेहतर क्वालिटी एजुकेशन देने की दिशा में एक प्रयास करने का। तब तक आप सबको मेरी विद्या वंदना प्रोजेक्ट की टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मेरी विद्या प्रोजेक्ट को लेकर करके स्टार्ट है, थोड़ा देर रोकना है, यहीं से पूरा बंद करना है। स्टार्ट है, थोड़ा देर रोकना है। हेलो, मैं अभय चौधरी आज इस मेरी विद्या वंदना योजना के तहत कुछ पॉलिटी के कुछ अहम विषय के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। तो जो अहम मुद्दा है ये है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान, हमारा भारतीय संविधान फंडामेंटल जो आसपास की जितने भी घटनाएं देश के अंदर जो घटित हो रही हैं उनके आधार पर हमें कुछ मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं जो कि हमें संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त है। और संविधान हमें अगर देखा जाए, संविधान में अनुच्छेद पार्ट 3 यानी भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा किया गया है। और आर्टिकल 12 अगर देखा जाए, सर्वप्रथम अनुच्छेद 12 सर्वप्रथम फंडामेंटल राइट्स को जानने से पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये जो एक मैंने फ्लो चार्ट बनाया है इसके बारे में अगर देखा जाए तो सबसे प्रथम प्राकृतिक अधिकार, उसके बाद मानवाधिकार, उसके बाद मूलभूत अधिकार। तो अगर देखा जाए तो मूलभूत अधिकार मानवाधिकार का एक भाग है और पूरा का पूरा ओवरऑल देखा जाए इस सिनेरियो को तो जो मूल अधिकार है वो प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत ही आ जाता है। क्योंकि जो प्राकृतिक अधिकार है, प्रकृति द्वारा जो भी हमें प्राप्त अधिकार है उसे ही प्राकृतिक अधिकार कहेंगे। और मानवाधिकार जो है मानवाधिकार जो है एक मानव होने के नाते किसी व्यक्ति को जो भी अधिकार होना मानवाधिकार कहा जाएगा। और मूलभूत अधिकार जो संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त है और संविधान ने हमें 7 मूल अधिकार दिए थे। शुरुआत में जब संविधान बन रही थी तो जो 7 मूल अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन 7 में से एक मूल अधिकार को डिलीट कर दिया गया और उसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 301 के अकॉर्डिंग एक लीगल राइट बना दिया गया। और लीगल राइट कहने का मतलब ये है कि एक विधिक अधिकार है। इसका मतलब ये है कि जितने भी आर्टिकल 31 जो कि संपत्ति का अधिकार था, चूँकि मैंने बताया कि सर्वप्रथम 7 मूल अधिकार थे और एक मूल अधिकार को डिलीट कर दिया गया, अनुच्छेद 31 को संपत्ति के अधिकार को डिलीट कर दिया गया और जो इसे 301 के अकॉर्डिंग एक लीगल राइट बना दिया गया। और इसका मतलब ये है कि संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड जितने भी मामले आते थे बहुत ज़्यादा कोर्ट पर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता था, इसलिए संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और एक लीगल राइट बना दिया गया। इसके अगर अनुच्छेद 301 का अगर वायलेशन होता है तो हम डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, लेकिन उपर्युक्त जितने भी 6 मूल अधिकार हैं उसका अगर वायलेशन होता है तो हम डायरेक्ट आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो सर्वप्रथम अगर देखा जाए, चूँकि हम मूल अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं तो हम फंडामेंटल राइट्स जो हमें संविधान द्वारा प्राप्त हैं उसके बारे में जिक्र करना चाहते हैं। सर्वप्रथम अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है और राज्य की परिभाषा के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ जो हम देखते हैं 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 7 केंद्र शासित प्रदेश, सिर्फ वही नहीं आते बल्कि राज्य के अंतर्गत हमारे जो विधायिका है, कार्यपालिका है तथा न्यायपालिका एवं जितने भी लोकल बॉडीज हैं
जितने भी निजी क्षेत्र हैं या निजी कंपनी कह लिया जाए या ONGC या PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जितने भी हैं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस करने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट का शेयर है, गवर्नमेंट का किसी कंपनी पर 51% का शेयर है तो उसे हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहेंगे। और PSU भी एक आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा के दायरे में आता है। और राज्य की परिभाषा, हालांकि मूल अधिकार स्टार्ट होता है 14 से आर्टिकल 14 से, लेकिन आर्टिकल 12 और 13 को जानना बहुत ही अहम हो जाता है, क्योंकि आर्टिकल 12 जो है राज्य की परिभाषा को दर्शाता है। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत मैंने बताया कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लोकल बॉडीज, निजी क्षेत्र और PSU जितने भी है वो सब सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर अनुच्छेद 14 से अगर देखा जाए मूल जो भी सर्वप्रथम अनुच्छेद 12 और 13 आना चाहिए था, लेकिन 13 के बारे में भी मैं बता देता हूँ। 13 क्या है? अनुच्छेद 13 ये है कि जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका को अनुच्छेद 13 के अनुसार किसी भी विधि को जो कि संसद के द्वारा बनाया गया है एक आधार प्रदान होता है, संवैधानिक आधार। मतलब आर्टिकल 13 इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेस ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। मतलब एक न्यायिक समीक्षा का आधार आर्टिकल 13 ही है जो कि हमारी न्यायपालिका को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 से अगर मेन जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो 14 से स्टार्ट होता है, आर्टिकल 14 से। आर्टिकल 14 के बारे में अगर देखा जाए तो 14 से 18 के बारे में समानता का अधिकार, 19 से 22 के बारे में स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 के अकॉर्डिंग शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 के अकॉर्डिंग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29-30 के अकॉर्डिंग शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और ये मैंने कर दिया है आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार, जो कि मैंने इससे पहले चर्चा किया। और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है कि और वनडे एग्जाम एवं UPPCS या अन्य जितने भी PCS हैं उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद क्यों कहा गया? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया। प्रश्न उत्तर हो जाएगा मेरा अनुच्छेद 32। लेकिन नोट करने वाला बात यह है, यहाँ पे नोट पॉइंट करने वाली बात यह है कि संविधान की आत्मा अगर डायरेक्टली पूछ लिया जाए, प्रश्न अगर डायरेक्टली पूछा जाए कि संविधान की सिर्फ आत्मा किसे कहा जाता है, तो हम कहेंगे प्रस्तावना का कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि जो प्रस्तावना है हमारा, उसमें जितने भी संविधान निर्माता थे उनका मत प्रतिबिंबित होता है, और संविधान की आत्मा, उनकी जो भी मंशा थी, उनकी जो भी विचार था, वो बखूबी प्रस्तावना में हमें देखने को झलक मिल जाता है। तो प्रस्तावना को अगर डायरेक्टली पूछ लिया जाए, प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो हम मारेंगे प्रस्तावना आंसर। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो हम अनुच्छेद 32 को ही आंसर टिक मारेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगर देखा जाए फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 14, 18, 19, 21, 25, 29, 30, 32, इन सब के बारे में मैं अभी डिटेल में बताने वाला हूँ। चूँकि अब देख लीजिए सर्वप्रथम अनुच्छेद 14 के अनुसार अगर देखा जाए तो विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समता मतलब जितने भी लोग हैं देश में, जितने भी लोग हैं उनका विधि के समक्ष समता मतलब कानून के समक्ष सभी बराबर है, चाहे वो ऊंच नीच या निचले तबके तक क्यों ना हो, सभी पर जो कानून है वो समान रूप से लागू होगा। तो अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अर्थ यही है। और अगर देखा जाए विधियों का समान संरक्षण, मतलब विधि का जो है प्रत्येक के ऊपर समान रूप से संरक्षित किया जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 अगर देखा जाए, जाति, धर्म, लिंग, मूल वन, जन्म स्थान, 5 आधार पर अनुच्छेद 15 को हम पढ़ सकते हैं। जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी देश के अंदर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव पर निषेध है। और मैंने सर्वप्रथम ये बताना भूल गया था कि जो मूल अधिकार है वो प्रकृति में नकारात्मक है, मतलब निषेधात्मक है। मतलब इस पर राज्य जो है, राज्य के ऊपर यह कर्तव्य है कि वो नागरिकों का जो मूल अधिकार है उसको फुलफिल करे। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 15 के अनुसार हो गया। और अनुच्छेद 16 पर आ जाते हैं। अनुच्छेद 16 पर अगर आए तो यहाँ पे लोक नियोजन एक शब्द दिख रहा होगा आपको, पब्लिक प्लानिंग, लोक नियोजन में अवसर की स्वतंत्रता। मतलब जो पब्लिक प्लानिंग है, हम एक साथ गुट बना के, एक साथ गुट बना के
या एक कहें कि हम एक जगह पे नियोजित हो सकते हैं, ये हमें अनुच्छेद 16 से ही अधिकार प्राप्त होता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। यहाँ पे अस्पृश्यता का मतलब है किसी भी व्यक्ति से किसी भी आधार पे छुआछूत या भेदभाव, छुआछूत के आधार पर उसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 18 के अनुसार अगर बात करें तो उपाधियों का अंत मतलब किसी भी बाह्य राष्ट्र से विदेश या कि कहीं से भी अगर किसी भी प्रकार की उपाधि, या अगर देखा जाए तो सर पहले के ज़माने में राजा महाराजाओं को जो है, राजा महाराजाओं के नाम पर उपाधि दिए जाते थे, लेकिन अब अगर राजा महाराजाओं के आधार पर नाम पर उसको निषेध किया जाता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर कि जो हमारे ये हैं राष्ट्रपति अगर ये सलाह दे दे, राष्ट्रपति अगर अनुमति दे दें कि बाह्य राष्ट्र से जो भी लिया गया है वो अगर लीगल है तो वो ठीक रहे, वो मान्यता प्राप्त हो जाएगा। और